नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या भारत में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ के शीर्ष अधिकारी ने दिया बड़ा जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध जीता है और परोक्ष युद्ध भी जीतेंगे, राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की घेराबंदी, अमेरिका ने चीन के हमले से ताइवान की हर हाल में रक्षा करने का किया वादा और जर्मनी ने उठाया ये बड़ा कदम। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हक मांग रहा बलूचिस्तान, ग्वादर में हजारों लोगों ने किया इस्लामाबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और इसी के साथ पांचवी खबर में बताएंगे कि महादेव की शक्ति में मगन हुआ काशी, कल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का होगा लोकार्पण। इसी के साथ जिक्र होगा एलआईसी का भी। एलआईसी ने लॉन्च किया है जबरदस्त प्लान, सिर्फ एक बार जमा करें पैसा और जिंदगी भर मिलेगा पेंशन, कैसे वो आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बताएंगे दोस्तों। 22 के रण से 24 के पिच की तैयारी, क्या मंदिर और एक्सप्रेसवे से सधेगा भाजपा का चुनावी तीर। और खबर में आगे जिक्र होगा कि बनारस में पीएम मोदी की अभेद्य रहेगी सुरक्षा, संवेदनशील ठिकानों पर नेवी के कमांडो संभालेंगे मोर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। मौसम का भी जिक्र होगा। उत्तर भारत में बढ़ी है ठंड, दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान, चुरू में 3 डिग्री पहुंचा पारा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या भारत में आ सकती है तीसरी लहर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ के शीर्ष अधिकारी ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से तीसरी लहर को आशंका इसकी गहराने लगी है और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे काफी संक्रामक माना जा रहा है, अब तक कम से कम 59 देशों में फैल चुका है। नए वेरिएंट ने भारत में तीसरी लहर की चिंता पैदा कर दी है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि नए वेरिएंट का मतलब ये नहीं है कि चीजें बदतर होंगी, लेकिन निश्चित रूप से स्थितियां अधिक सुनिश्चित होंगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि महामारी का खतरा भी बना हुआ है। नए वेरिएंट के आने और दुनिया के अन्य हिस्सों में मामले बढ़ने को देखते हुए वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का जोखिम काफी बना हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष युद्ध जीते हैं और परोक्ष युद्ध भी जीतेंगे, राजनाथ सिंह का बयान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध जीते हैं और अब परोक्ष युद्ध भी जीतेंगे। राजनाथ सिंह ने रविवार को यहां इंडिया गेट पर भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की 85वां वर्षगांठ के मौके पर स्वर्णिम विजय पर्व समारोह का उद्घाटन करने के मौके पर कहा कि 1971 के युद्ध में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान अब अघोषित युद्ध कर रहा है और आतंकवाद तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों के जरिए देश के शांतिपूर्ण माहौल में व्यवधान पैदा करना चाहता है। भारतीय सेनाओं ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था और अब आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम जारी है। हम उसके साथ सीधा युद्ध जीत चुके हैं और परोक्ष युद्ध में भी हमारी विजय होगी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की कट्टर भारत विरोधी भावना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कठोर भावना को इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो अपनी मिसाइलों के नाम भी उन हमलावरों के नाम पर रखता है जिन्होंने भारत पर हमले किए थे और इनके नाम गौरी, गजनबी, अब्दाली रखे गए हैं, जबकि भारत ने अपनी मिसाइलों के नाम आकाश, पृथ्वी और अग्नि रखे हैं और हाल ही में हमने अपनी एक मिसाइल का नाम संत रखा है। उन्होंने 11 दिसंबर को हेलीकॉप्टर लॉन्चर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक नाशक मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा शोध एवं विकास संगठन यानी कि DRDO को बधाई दी है और इसे DRDO ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन के हमले से ताइवान की हर हाल में रक्षा करने का किया वादा, जर्मनी ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वह चीन के हमले से उसकी हर हाल में रक्षा करेगा। इसके लिए अमेरिका ने ताइवान के साथ मौजूदा सामरिक करार को और मजबूती दी है। सीनेट की विदेशी मामलों का समिति को सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने बताया कि चीन के संबंध में अमेरिका ने अपनी रक्षा नीति में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए ताइवान की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता
दे दी है। एली रेटनर ने कहा कि ताइवान की रक्षा हिंद प्रशांत में व्यापक अमेरिकी हितों के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका और सहयोगियों ने इलाके में व्यापक सैन्य जमावड़ा किया है और उनके बयान से साफ पता चलता है कि अमेरिका ताइवान को चीन में फिर से मिलाने की कोशिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देगा। बाइडेन प्रशासन ने चीनी नीति में बदलाव किया है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच चीन ने शुक्रवार को एक बार फिर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं और ये ऐसे वक्त हुआ है जब निकारागुआ ने ताइवान के साथ संबंध तोड़कर चीन संग राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हक मांग रहा है बलूचिस्तान। ग्वादर में हजारों लोगों ने किया इस्लामाबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान के ग्वादर में अधिकारों के लिए शुरू किए गए आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। अब विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी भाग ले रहे हैं। 10 दिसंबर को महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों ने ग्वादर की प्रमुख सड़कों पर मार्च निकाला है। जमाते इस्लामी के बलूचिस्तान महासचिव मौलाना हिदायत उर रहमान के नेतृत्व में ग्वादर के लोगों ने 26 दिन पहले ग्वादर को हक दो आंदोलन शुरू किया था और अपने मांगों के समर्थन में लोगों ने तख्तियां और बैनर लेकर सिरातुन नबी चौक के अपना मार्च वहां से शुरू कर दिया है। लोगों ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महादेव की भक्ति में मगन है काशी। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का होगा लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बम बम बोल रहा है काशी। ये शहर महादेव की भक्ति में मगन है। दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। मगर लोकार्पण के पहले काशी की छटा देखने लायक है। चारों ओर शिव का गुणगान है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। महादेव की भक्ति में मुलायम हो गया है दशाश्वमेध घाट का आखिरी पत्थर और लाहौरी टोला से निकली डमरू की ध्वनि दशों दिशाओं में भोले का यशगान कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। गर्भगृह में पूजन के वक्त पीएम मोदी पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LIC ने लॉन्च किया जबरदस्त प्लान। सिर्फ एक बार जमा करे पैसा और जिंदगी भर मिलेगा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम सरल पेंशन योजना की शुरुआत उसने की है और ये एक नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम स्कीम है और इस योजना के तहत पॉलिसी धारक को सिर्फ एक बार प्रीमियम जमा करना होता है। इसके बाद पूरी जिंदगी पॉलिसी धारक को पेंशन मिलती रहती है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के दिशा निर्देशों के मुताबिक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। LIC ने इस पॉलिसी के बारे में बताया है कि इस योजना से सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए समान नियम और शर्तें हैं। LIC की इस स्कीम के तहत पॉलिसी धारक 2 उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक एन्युटी चुन सकता है और इस स्कीम में पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद लोन भी मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। 22 के रण से 24 के बीच की तैयारी। क्या मंदिर और एक्सप्रेसवे से सधेगा भाजपा का चुनावी तीर? जी हाँ दोस्तों, चुनाव तो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है, लेकिन इसके बहाने भाजपा 2024 की पिच भी तैयार कर रही है और इस पिच पर विकास का उछाल होगा तो आस्था के नाम पर स्विंग भी खूब पड़ेगी और इसके लिए टीम भाजपा ने अपनी एक कोर कमेटी का गठन भी कर दिया है जो अभी से 2024 में चुनावी रोड मैप तैयार करने लगा है। इस कमेटी के सदस्यों का काम उन योजनाओं पर नज़र रखने के साथ उनको 2024 चुनाव से पहले तक पूरा करवाने का भी है जिनका प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं या राज्य और केंद्र सरकारें जिन बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का माहौल बनाने की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मॉडल के साथ की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर से बनी चुनावी माहौल से अब तक उत्तर प्रदेश में जितने दौरे किए हैं वो सभी विकास के नाम पर शुरू हुए प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास से ही हुए हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ तो कुछ का उद्घाटन भी किया गया।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान चुरू में 3 डिग्री पहुंचा पारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर भारत के मौसम ने दिसंबर के महीने में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट आने के साथ सर्दी बढ़ रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम है। आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं ने राजधानी का प्रदूषण काफ़ी कम कर दिया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है, जबकि गाजियाबाद में 264, नोएडा में 218 और फरीदाबाद में 221 वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर ने कहा है कि 15 दिसंबर से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। दरअसल तेज हवा की गति के कारण AQI में सुधार होने की संभावना। दुनिया के लिए खतरा बनेगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, वैज्ञानिकों ने इसको लेकर दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में एक नए वैज्ञानिक विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि यदि लोगों के सामाजिक रूप से एकत्र होने पर कोई रोक नहीं लगाई गई तो देश अगले साल जनवरी से कोरोना वायरस के नए स्वरूप के उत्पन्न संक्रमण की बड़ी लहर का सामना कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के विश्लेषण में कहा गया है कि जिस दर से वर्तमान में इंग्लैंड में संक्रमण बढ़ रहा है, उसका नतीजा अंततः अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि के रूप में निकलेगा। नया वैज्ञानिक विश्लेषण ऐसे समय आया है जब ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से जुड़े 448 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप से जुड़े मामलों की कुल संख्या 1265 हो गई है। विश्लेषण से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि देश में जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि यदि लोगों में सामाजिक रूप से एकत्र होने पर रोक नहीं लगाई गई तो अगले साल जनवरी से ब्रिटेन को ओमिक्रॉन से उत्पन्न एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में कोरोना का कहर, कम पड़े वेंटिलेटर, स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन के हालात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप देशों में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में अस्पतालों पर मरीजों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स की बेहद कमी है। बीते 24 घंटे में मिशिगन में 11,738 नए मामले पाए गए हैं, जबकि 235 लोगों की जान चली गई है। वहीं इंडियाना में बीते 2 हफ्ते में 49% से ज़्यादा मामले पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 के पंच से मिलेगा चीन के प्रपंच को जवाब, गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने की है ऐसी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत गणतंत्र दिवस के लिए खास तैयारी कर रहा है। भारत ने इस अवसर पर 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना बनाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पंच के जरिए भारत अफगान क्षेत्र में चीन के प्रपंच को सॉलिड जवाब देना चाहता है। भारत हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित करता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस साल 5 मध्य एशियाई देशों के नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इन देशों के नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन देशों के नेताओं को बुलाने का मकसद इनके साथ सहयोग, निवेश और रक्षा सहयोग की दिशा में पुख्ता कदम बढ़ाना है। साथ ही ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया से जुड़ाव की संभावनाएं भी बल देना है। वहीं 18 से 19 दिसंबर को भारत और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक के बाद इस पर बात आगे बढ़ाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया रोष, कहा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का लक्ष्य भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इसी के आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 1971 में पाकिस्तान की योजनाओं को विफल कर दिया और अब हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में
काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। आज हम बहुत खुश हैं कि पिछले 50 सालों में बांग्लादेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। आज मैं भारत के सशस्त्र बलों के प्रत्येक सैनिकों की बहादुरी, वीरता और बलिदान को नमन करता हूं, जिसके कारण भारत ने 1971 का युद्ध जीता। उनके बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में सरलता के साथ स्वर्णिम विजय पर्व मनाने का फैसला किया है, जिनकी 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, इलाके को किया गया घेराबंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर इलाके को घेरा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और सेना के ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। दोनों टीमें साथ मिलकर इलाके में से आतंकियों को खत्म करने का काम कर रही हैं। बड़गाम में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षित उनको निकाल दिया गया है, ताकि आगे की कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए और कोई जनहित को हानि ना हो, और इस इलाके तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को मिला पैसा, 90 दिन की डेडलाइन तय कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां पैसे वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट की भावना को सबसे पहले रखना इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं का बरसों से फंसा हुआ पैसा वापस मिला है, और ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की इस खास छूट का उठाए फायदा, 15 दिसंबर तक है मौका। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी मदद से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 15 दिसंबर तक बेहतरीन मौका है। इसके बाद इस लोन के ब्याज में मिलने वाले विशेष छूट को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल जो लोग नए इंडिया के साथ अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं वो मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मोदी सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की थी। देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी बैंकों से लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो नौकरी देने वाले बन सके। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु मुद्रा लोन जो 50,000 रुपए तक का होता है, किशोर मुद्रा लोन जो 50,001 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का होता है, और तरुण मुद्रा लोन जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन लोन वाली स्कीम का फायदा उठाकर आप नए भारत में बिजनेसमैन बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी बात पर रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दावा किया कि उनकी सरकार कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में दावा किया कि वर्तमान में जब दुनिया में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम मुफ्त में जांच, उपचार, कोरोना रोधी टीका और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना को बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीका लगवाने का आह्वान करते हुए ये भी दावा किया कि तीसरी लहर में एक बात देखने को मिल रही है कि अगर वायरस ने कहीं प्रभाव डाल भी दिया तो उसका उन लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत से लोगों ने कोरोना रोधी टीके का बड़ा दुष्प्रचार किया। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को कमज़ोर करने वाले लोग हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो चोरी छुपे घर के अंदर टीका ले चुके होंगे, मगर गरीबों को बहका रहे हैं कि कहीं अगर गरीब व्यक्ति ले लेगा तो ऐसा ना हो कि उनका वनवास हमेशा के लिए
हो जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। पुलिस ने कहा है कि एक अज्ञात आतंकी मारा गया और ऑपरेशन अभी भी जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों में बर्फबारी का दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और अभी और ज्यादा गिर सकता है पारा। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। वहीं सफदरजंग वेधशाला ने आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो कि सबसे कम तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों सर्द हवाओं के चलते न केवल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी, बल्कि कपकपाती ठंड भी शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले दिल्ली में मौसम का सबसे कम तापमान गुरुवार को दर्ज किया गया था। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार सतर्क, राज्यों को हालात पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 राज्यों के 8 जिलों की तरफ ध्यान दिलाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखें और नए मामलों के क्लस्टर पर नियंत्रण रखने के लिए जिला स्तर पर उपाय करें। और इन 3 राज्यों के 8 जिलों में कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के 19 जिलों में संक्रमण दर पिछले 2 हफ्ते में 5 और 10% के बीच है। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम में 8 जिलों में पिछले 2 हफ्ते में कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। तो दोस्तों आपको बताएं, धीरे धीरे पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट और इसके लेकर अब केंद्र सरकार है सतर्क और बीच बीच में राज्य सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, चीन पर लगाए कड़े प्रतिबंध, लपेटे में म्यांमार भी आया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया व बांग्लादेश आदि के दर्जन भर से ज्यादा प्रतिष्ठानों और लोगों पर मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को इन्वेस्टमेंट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है और कंपनी पर चेहरे के जरिए अल्पसंख्यक उइगरों की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित करने का आरोप है। सेंसटाइम ने आरोपों को निराधार बताते हुए उसने स्थानीय सभी नियमों का पालन किया है, ऐसा कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन पर बड़ी कार्रवाई की है अमेरिका ने और चीनी कंपनी पर लगा दिया है प्रतिबंध। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मुफ्त राशन योजना को होली से आगे तक बढ़ाया गया। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई। पीएमओ की ओर से जारी बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा ना सोए और सभी इसीलिए पीएम मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक अभी इसलिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते 24 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी, जिसके मुताबिक इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से की बात, वायुसेना ने जारी किया ताज़ा हेल्थ अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचने वाले वे अकेले व्यक्ति ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। उनका इलाज कमांड अस्पताल बेंगलुरु में चल रहा है। दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत और 12 अन्य लोगों की जान चली गई थी। भारतीय वायुसेना अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक है लेकिन स्थिर बनी हुई है। उनकी सलामती के लिए पूरे देश में दुआओं का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता कर्नल KP सिंह से फोन पर बात की और अधिकारी के परिवार के संपर्क में वो हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने बलरामपुर में किस कदर उमड़ी लोगों की भीड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। देश की सबसे बड़ी परियोजना 5 दशकों में 9,802 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग
पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने घंटों इंतजार किया और सुबह से ही लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा स्थल पर पहुंचते ही लोगों का अभिवादन किया। 5 नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजनाओं से 29 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है, जिसमें घघरा से सरयू व सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा तथा बाणगंगा से रोहिणी नदी जोड़ी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पीएम मोदी इस परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जनता उमड़ गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदुओं को सालों तक किया गया अपमानित, मोदी सरकार में मिला है सम्मान। जी हां दोस्तों, अमित शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को कई सालों तक अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने तक किसी ने भी इसका गौरव बहाल करने की परवाह नहीं की। मोदी सरकार अब ऐसे स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निडरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।